तो पिछले क्लास में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण के विषय में पढ़े थे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए क्या क्या कारण थे। टोटल 12 कारण हम लोग जान चुके हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय इन कारणों से हुआ है। अब चलिए हम लोग जो है भारत में जो राष्ट्रवाद है तो उसका प्रभाव क्या पड़ा वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गांधी जी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। गांधी युग का आरंभ भारत में जो है कब से होता है, गांधी जी का भारत में राष्ट्रवाद से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग गांधी जी के थोड़ा सा जो है बचपन को देख लेते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, और इनके पिताजी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। तो चूँकि इनके पिताजी दीवान थे तो इनको जो है अच्छी शिक्षा मिली, क्योंकि भाई जिसके पिताजी दीवान है यानी कि उस समय से समझिए कि अंग्रेज के वित्त अधिकारी हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर का काम करते हैं। तो घर भी अच्छा था पैसे के मामले में, तो इनको अच्छी शिक्षा मिली। जब ये अपने गुजरात शहर में जो है शिक्षा ले लिए हैं, गुजरात के शहर में शिक्षा ले लिए, तो उसके बाद ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उस समय ये इंग्लैंड पढ़ने चले गए जिस समय भारत के संसाधन का जो है अंग्रेज के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था और भारत के लोग जो है अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे थे। उस समय ये चले गए थे इंग्लैंड पढ़ने। जब यह इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करके 1891 ईस्वी में आते हैं गांधी जी का, तो जन्म की बात करते हैं, अगर जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। उसके बाद जो है ये विदेश चले जाते हैं पढ़ने, लंदन पढ़ने जाते हैं, इंग्लैंड कहिए, इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं। और जब ये इंग्लैंड से पढ़कर 1891 ईस्वी में आते हैं, 1891 ईस्वी में जो है ये इंग्लैंड से पढ़कर वापस आते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में जो है भारतीय प्रवासी जो थे उनके ऊपर औपनिवेशिक सरकार जो थी प्रजातीय नीति बनाकर, कानून बनाकर जो है उनको परेशान करती थी। तो एक केस के सिलसिले में गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे चूँकि केस के सिलसिले में जाए होते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल है कि गांधी जी ही दक्षिण अफ्रीका में क्यों गए केस लड़ने? क्या भारत में और कोई वकील नहीं था? और भी तो वकील होंगे, उनसे योग्य वकील होंगे, उनसे वरिष्ठ वकील होंगे। तो गांधी जी इसलिए गए क्योंकि वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में मतलब कि एक ऐसे वकील की आवश्यकता थी जो गुजराती भाषा भी जानता हो, हिंदी भाषा भी जानता हो और अंग्रेजी भाषा भी जानता हो, और ये तीनों भाषाओं का ज्ञान गांधी जी के पास था। तो गांधी जी चले गए। अब वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी गए तो वहाँ केस लड़े, मुकदमा के सिलसिले में गए थे तो मुकदमा लड़े। तो वहीं पर पहली बार जो है ना सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। सत्याग्रह, जिसमें सत्याग्रह मतलब सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। और वो जो है एक नया अस्त्र, इस जो दुनिया में अपनी आज़ादी के लिए लोग खूनी संघर्ष कर देते हैं, उस दुनिया में लोग जो है उस दुनिया में गांधी जी एक नए अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम था सत्याग्रह। यानी कि सत्य की राह पर चलकर और अहिंसा का पालन करके अपने अधिकार को लेना है। क्योंकि गांधी जी को लोग अक्सर कहते थे कि सत्याग्रह से क्या होगा भाई, दुश्मन को हराने के लिए, दुश्मन को झुकाने के लिए शारीरिक शक्ति की जरूरत होगी। लेकिन गांधी जी का मानना था कि नहीं, जरूरी नहीं है कि दुश्मन को हराने के लिए शारीरिक शक्ति ही है। और ये जो सत्याग्रह जो है ना दुर्बलों का नहीं है, सबलों का हथियार है। और यह सत्याग्रह की राह पर चलकर
आदमी जो है अपने दुश्मन को झुका सकता है। जरूरी नहीं है कि शारीरिक शक्ति होगी तभी दुश्मन को झुकाया जा सकता है या फिर हराया जा सकता है, ऐसा मानना गांधी जी का था। जब गांधी जी जाते हैं तो वहाँ पे जो है मुकदमा लड़ते हैं और मुकदमा जीतते हैं और वहाँ के लोगों को न्याय दिलाते हैं। वहाँ पहली बार दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो है ना सत्याग्रह के माध्यम से अपनी जीत हासिल किए थे। अब समय बीतता गया। जनवरी 1916 में गांधी जी जनवरी 1916 में गांधी जी का भारत आगमन होता है। भारत आगमन होता है जब 1916 में, मतलब कि ऐसे तो 1915 में आ गए थे गांधी जी भारत में, लेकिन जब 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था, तो जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो वहाँ पे कांग्रेस के दिग्गज नेता लोग जुटे थे, वहीं पे गांधी जी गए थे। गांधी जी को पहली बार अधिवेशन में बोलने का वही मौका मिला था भारत की राजनीति में। तो वहीं पे उसी अधिवेशन में बिहार के चंपारण के एक व्यक्ति गए थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो गांधी जी की बात को सुनकर प्रभावित हुए और गांधी जी के विषय में सुने थे कि दक्षिण अफ्रीका से आए हुए हैं, सत्याग्रह पर चलकर जो है दक्षिण अफ्रीका को न्याय दिलाए हैं। तो वो चंपारण के किसानों का दुख गांधी जी से बताएं, राजकुमार शुक्ल। तो गांधी जी ने इसको जो है सुना और इस पर ध्यान दिया। गांधी जी स्वयं उसके बाद जो है चंपारण चले जाते हैं और चंपारण जाते हैं तो वहाँ के किसानों का हाल जानते हैं। तो किसानों का हाल जानते हैं, फिर वो समझे वहाँ पे निलहे लोग जो थे, जो अंग्रेज लोग उनसे खेती करवाते थे, तो सिर्फ नकदी फसल की खेती करवाते थे और उसमें भी नील की खेती ज़्यादा करवाते थे। और एक प्रणाली ला दिए थे वो लोग, 3 कठिया प्रणाली, और एक 3 कठिया प्रणाली लागू कर दिए थे। 3 कठिया प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसके तहत वहाँ के किसानों को, चंपारण के किसानों को जो है 20 कट्ठा जमीन में कम से कम 3 कट्ठा नील बोना अनिवार्य था, और नहीं तो फिर वहाँ के किसानों को जो है सज़ा मिलती थी, कोड़े से पिटाई होती थी, चाहे जो भी हो उनको जो है दंड भुगतना पड़ता था। तो गांधी जी गए, इस समस्या को समझे और उसके बाद वहाँ के किसानों के लिए जो है फिर से वही राह अपनाते हैं, सत्याग्रह, यानी कि सत्य और अहिंसा की राह। सत्य और अहिंसा की राह अपनाते हैं और वहाँ पे भी किसानों को जो है जीत दिलाते हैं और अंग्रेज जो है 3 कठिया प्रणाली को ख़त्म करने के लिए विवश हो जाते हैं। तब यहाँ से एक सीख मिलती है कि ठीक है, गांधी जी भारत से बाहर जो है सत्याग्रह पर चलकर जो है जीत हासिल किए थे। भारत में बिहार की धरती चंपारण पर वो पहली बार सत्याग्रह का जो है सफल प्रयोग किए थे। यहीं से अब वो जाते हैं गुजरात में, गुजरात के खेड़ा, बारदोली, ये सब जाते हैं और वहाँ के मजदूरों को और किसानों को समझते हैं और उनकी भी मदद करते हैं। अब यहीं से भारत में गांधी युग का जो है प्रारंभ होता है, और यहाँ से प्रारंभ होता है तो कब तक चलता है, जब तक गांधी जी हमारे बीच में, यानी कि मतलब 1948 तक रहते हैं, 30 जनवरी 1948 तक। अब इस बीच में गांधी जी जो है क्या क्या किए, तो पहली बात तो 1920 में गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन किए। 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के जीवन का, भारत का, ये 3 महत्वपूर्ण आंदोलन।
असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। और यही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं और यहीं से लोगों को दिखने लगा कि अब भारत बहुत जल्द जो है स्वतंत्र होगा, अंग्रेजों के अधीन से मुक्त होगा। और वहीं से मतलब 1916 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक के युग को समझिए कि भारत में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तब उनका असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, यह कितना सफल हुआ, अगर आंदोलन असफल हुआ तो क्यों हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों आंदोलन क्यों हुए, किस परिस्थिति में हुए, और आंदोलन अगर खत्म हुआ तो किस परिस्थिति में खत्म हुआ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर विचार करेंगे। और इससे रिलेटेड और कुछ भी है जो गांधी जी के आसपास है उसको हम लोग करेंगे। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन करने के बाद फिर जो है हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और फिर देखेंगे कि मैट्रिक में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग गांधी युग को समझें।